नमस्कार, यूसीएन विशेष के आदिशक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और मैं हूं याशिका। दर्शकों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने नाम की तरह ही अपने कार्यक्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी स्नेह फैलाया है, जिन्होंने न सिर्फ स्नेह धागा की शुरुआत की बल्कि उसके द्वारा स्पेशल एबल चाइल्ड लोगों के लिए भी कार्य किया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। उसी के साथ साथ वो ये जिंदगी फाउंडेशन चलाकर लोगों को रोजगार देने का भी प्रयास करती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्नेह धागा की संचालिका स्नेहल काश्यप मैम। सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये स्नेह धागा की शुरुआत आखिर कैसे हुई? स्नेह धागा की शुरुआत होने से पहले हमने ये ज़िंदगी फाउंडेशन शुरू किया था। आज मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, अभी वो 15 साल का है। उस सेरेब्रल पाल्सी डिसीज़ है उसे, तो उसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि बीइंग अ स्पेशल पेरेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में इजीली अवेलेबल नहीं होती है। मतलब आप बहुत सफ़रर जिसे बोला जाता है वो होते हैं। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मतलब अब मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं, तो हमने उनके लिए पहले ये फाउंडेशन शुरू किया। लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है और हर बच्चे को आप पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्पेशल चाइल्ड्स के अपनी लिमिटेशंस है। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन आप वो लिमिटेशंस क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने उसको एक आर्ट थेरेपी, आर्ट इम्प्रेशन कोर्स में डिज़ाइन किया, जिसको फिर मैंने पहले कैनवास पेंटिंग में किया। अब नागपुर में कैसा है, कैनवास पेंटिंग का इतना कल्चर नहीं है। हमने दर्ड आर्ट गैलरी में भी हमने एग्जीबिशंस लगाए, बट बहुत ऐसा वो कल्चर है नहीं। इस वजह से कुछ बच्चे मेरे आगे नहीं बढ़ पाए, तो फिर हमने उसे फैब्रिक में कन्वर्ट किया। और जब मैंने उसे फैब्रिक में कन्वर्ट किया तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्नेह धागा। अच्छा मैम, इसकी शुरुआत कब हुई थी और कितने साल हो गए आप वर्क कर रहे हैं? मैम, अब तो मुझे तकरीबन 12 साल के आसपास हो गया है। 12 साल से मैं अपना फाउंडेशन चला रही हूँ और स्नेह धागा शुरू करके मुझे तकरीबन 6-7 साल तो हो गए। मैम, ये कार्य जब आपने शुरुआत की तब कई सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो ये सब परिस्थितियों को आपने कैसे फेस किया और लोगों का ओवरऑल सपोर्ट कैसे मिला? पहले वाले दिन ना बहुत ही बुरे थे। मतलब सच बोलूं तो क्या है, आप एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। मतलब जब मेरी शादी हुई तब हम लोग एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जिया करते थे, और फिर जब बेटा पैदा हुआ तो 6-8 महीने के बाद समझ में आया कि वो स्पेशल चाइल्ड है। तो जिस दिन मैंने पहली बार ये टर्म सुना कि उसको सेरेब्रल पाल्सी है, उसके पहले मैंने कभी ये टर्म सुनी ही नहीं थी कि मतलब होता क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन उसके बाद से पूरी लाइफ एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो गई। मतलब जितना फ्रीनेस बाकी चीज़ों में बाकी पेरेंट्स करते हैं उतना फ्रीनेस हमारे इसमें नहीं है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आप बाहर जा रहे हैं तो आपको 1 घंटे, बेटा अगर घर पे है तो आपको 1 घंटे में वापस आना है। ये सारी चीज़ें थी। और एक्सपीरियंस बोलो तो पहले वाले एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट था। और खासकर मैम, आपको समाज का रिस्पांस कैसे मिला? मेरे साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंस था। मतलब एकदम स्टार्टिंग में मेरा बेटा 2-2.5-3 साल का होगा। हम त्रिमूर्ति नगर में रहा करते थे, तो हमारे जस्ट घर के सामने में त्रिमूर्ति नगर का गार्डन है। तो मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर जाती थी। तब वो ऐसे अपने पैर की उंगलियों पे चलता था और उसका कांस्टेंट ड्रूलिंग होता था। उसको मतलब सपोर्ट कंपलसरी था। मैं जब उसको शाम को वहाँ लेकर गई, मतलब हर दिन ऑलमोस्ट लेकर जाती थी, तो एक अधेड़ उम्र के अंकल आंटी थे। वो घूमते फिरते मेरे पास आए और कहा कि मराठी में बोला था कि ये ऐसे क्यों करता है, इसका ड्रूलिंग क्यों होता है, फिर ये ऐसा है वो वैसा है, सब चीज़ें कही वो आंटी ने। और लास्ट में वो मुझे बोलती है कि काय गं म्हणे हा पागल है का। मतलब आप इमेजिन करो कि आप पूरी 25-30 साल की आपकी लाइफ आप एकदम नॉर्मल जी रहे हो, और उसके बाद आपके बेटे या आपके किसी अपने को कोई ऐसा बोलता है तो कितना बुरा लगता है। मैंने अपने बेटे को उठाया, एकदम रोते रोते घर आई,
और 2 दिन मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली थी। मतलब मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। मुझे लगा कि जो भी आप डर बोलिए या व्हाटएवर इट इज़, बट वो बहुत था। वो 2 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकली, हम सेम गार्डन में गए। वो अंकल आंटी वापस हमारे पास आए, उन्होंने किसी डॉक्टर का मुझे बताया था कि आप उसके पास जाइए तो इसका ड्रूलिंग कम हो जाएगा। उस आंटी ने मुझे वापस सेम चीज़ कहा कि ऐसे पागल लोगों का वहाँ इलाज होता है। तब मैंने उनसे कहा था कि हाँ आंटी, मेरा बेटा पागल है लेकिन वो आपसे थोड़ा कम है। I mean, वो वाला इंसिडेंस मुझे ज़िंदगी भर याद रहा। हालांकि वो बहुत निगेटिव चीज़ थी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उसी चीज़ को पॉजिटिव लिया। और अगर मैं सपोर्टिव बोलूँ तो मेरे बेटे के पेडियाट्रिशियन है डॉक्टर मिलिंद मंडलिक। मंडलिक सर इज़ द ओनली वन जिन्होंने मुझे सबसे पहले फाउंडेशन और सारी चीज़ों के हेल्प के लिए हाँ कहा था। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो तो उसके लिए आपको कोई तो एक चाहिए होता है जो पॉजिटिव हो, तो ही इज़ द ओनली वन। यहाँ से मेरी सारी जर्नी शुरू हुई। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपका बेटा को ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे कई सारे बच्चे आपके इस फाउंडेशन में होंगे, तो इनको संभालना और इनको कैसे ट्रेन किया जाता है? अलग अलग है। मतलब कोविड से पहले तक कैसा था कि कोविड से पहले हमने कि नागपुर और उसके आसपास की मैक्स स्कूल्स में आर्ट इम्प्रेशन कोर्स का वर्कशॉप चलाया था। लेकिन उसके बाद मेरे पास 45 बच्चे थे जिनको हमने वोकेशनली अडॉप्ट किया था। उनके कुछ पेरेंट्स हैं जिनको कुछ चीज़ें सिखाई, मतलब जिनके बच्चे एकदम बेड रिटन हैं, व्हील चेयर पे है, तो उनके कुछ पेरेंट्स को हमने चीज़ें सिखाई। और फिर बाद में ज़रा जब कोविड आया तो उसके बाद मेरा पेरेंट्स का स्ट्रेन थोड़ा कम हो गया है, बट स्टिल आई हैव 15-17 पेरेंट्स जिसमें से 10 पेरेंट्स तो हमारे लिए काम करते हैं। मतलब फैब्रिक पेंटिंग है, स्टिचिंग है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये वो लोग करते हैं। ये ज़िंदगी फाउंडेशन के बारे में पूछना चाहूँगी मैम। ये ज़िंदगी फाउंडेशन कौन कौन से स्टेट में वर्क करता है और किस तरीके का कार्य है इनका? हम सेम करते हैं। हम कोई भी अदर टाइप का कोई सोशल वर्क नहीं करते हैं। हम सिर्फ स्पेशली एबल्ड जो डिसेबिलिटी है बस हम उसी पे काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वोकेशनली मैंने अडॉप्ट किया है। उसके अलावा जैसे मेडिकल हेल्प किसी को चाहिए है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। रादर अगर आपको किसी भी, मतलब बीइंग अ स्पेशल चाइल्ड और स्पेशल पेरेंट्स, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो दे कैन कॉल मी एनी टाइम। कौन कौन से स्टेट में? वी आर नाउ इन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अभी इन बैंगलोर। और वहाँ रिस्पॉन्स कैसा है मैम? बहुत अच्छा है मैम। और ये जो हैंडमेड कपड़े हैं, ये हमारे देश में ही है कि विदेश में भी ये जाते हैं, और हमारे देश में कैसा रिस्पॉन्स है इसको? मैम यहाँ तो बहुत अच्छा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम बाहर भी भेजते हैं। अभी मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस के, तो हम उन्हें भी भेजते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग इन रियाद। हम ये आदिशक्ति के माध्यम से स्त्री और समाज में क्या क्या कर सकती है इस संबंध में बात कर रहे हैं, तो आप लेडीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगी और ख़ासकर महिलाओं में क्या बदलाव की ज़रूरत है अभी भी हमारे समाज में? I don't take it in other sense, but I feel कि there is no change at all in women. I mean अगर कोई भी फीमेल या कोई भी लेडी डिसाइड कर ले कि उसे क्या करना है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। उसे किसी को रोकने के या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि किसी भी तरह का कोई चेंजेस एटलीस्ट बीइंग अ फीमेल हमें करने की ज़रूरत है। बस वी नीड लिटिल बिट जिगर। अगर आपके पास जिगर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और समाज में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो अभी भी उन्होंने अपने को घर तक ही सीमित रखा है, या फिर किचन और घर ही उनकी जिम्मेदारी वो समझती है, या फिर घर वालों का सपोर्ट नहीं होता है, इस वजह से वो घर के बाहर नहीं निकल पाती है। तो ऐसी लेडीज़ भी है हमारे समाज में जिनको इंस्पायर करने की ज़रूरत है, तो आप क्या कहना चाहेगी? मैम देखिए, इंस्पायर करके कुछ होता है नहीं, ठीक है। आप जो लेडीज़ घर पर हैं, मैं बस उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एक बार वो सुनिए जो आपका दिल कहता है। और हर किसी का दिल उनकी जो अपना एम है उसके लिए तो हर किसी का दिल आगे बढ़ता ही होगा ना। बस थोड़ा सा जिगर करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा जिगर रखेंगे तो आप सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। आपको
किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब पर्सनली आई फील। मैम, जो नॉर्मल मदर्स होती है और ख़ासकर वही हम देखेंगे कि जो एक स्पेशल एबल चाइल्ड की मदर होती है, तो ये दोनों में क्या फ़र्क होता है? उनको हमेशा एक बच्चे की चिंता लगी रहती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, क्या होगा। ये तो हर किसी मदर का होता है, लेकिन खासकर जो स्पेशल चाइल्ड मदर होती है उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये तो एक्चुअली ना बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि बीइंग अ मदर, मैं अगर बोलूँ ना तो स्पेशल मदर जो होती है वो नॉर्मल से बहुत स्ट्रांग होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको वो करनी पड़ती है जो नॉर्मल मदर सब एक जैसे ही होती है। मैं ऐसा कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, बट स्पेशल इसमें एक चीज़ होती है कि हमको इमोशनली बहुत स्ट्रेन चाहिए होता है। नॉर्मली अगर आपका बच्चा, नॉर्मल बच्चा आपको आवाज़ दे रहा है तो आप दूर खड़े किचन में से कहीं भी बोल दोगे कि हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, या तू ये कर ले वो कर ले, वॉट एवर द कम्युनिकेशन। लेकिन हमारे बच्चों में ऐसा नहीं होता है। अगर उसने आवाज़ दी या अगर वो बच्चा आवाज़ नहीं दे पाता है और इस लैंग्वेज में अगर वो बात करता है, तो वो जो मदर होती है ना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आती है। मतलब उसका वो जो ड्यूरेशन होता है ना अपने किचन से निकल के बेडरूम तक आने का या हॉल तक आने का, तो वो अपना पूरा जिगर हाथ में लेकर आती है। क्योंकि उसको जल्दी समझ में नहीं आता है कि अगर बेटे ने 4 बार आवाज़ दी है तो क्यों दी है। सबसे मतलब उनमें मैं बोलूँगी ना तो नॉर्मली बहुत जिगर होता है। क्योंकि हम अगर कहीं बाहर जाते हैं ना, तो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो हमको भी स्टेयर करते हैं, हमारे बच्चों को तो करते ही करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं, वो जू में नया कोई आ जाता ना तो लोग देखने जाते हैं, वैसे ट्रीट करते हैं। बट ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे बच्चे स्पेशल हैं, पर बीइंग अ पेरेंट हम तो नॉर्मल है ना, हमें हक है वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने का जो आप लोग जीते हैं। और इवन अगर आपके बच्चे की अपनी ज़िंदगी है तो फिर हमारे बच्चों की भी है ना। मैं अगर आपको एक नॉर्मल एग्जांपल, अगर आपको सर्दी खांसी हुई है और अगर हम 10 बार वही सवाल पूछे तो आप इरिटेट नहीं होंगे क्या? कि हाँ मुझे सर्दी हुई है, मुझे खांसी हुई है, मैं पूछूं सर्दी हुई है क्या, खांसी हुई है क्या, फीवर आया है क्या? 4 सवाल के बाद आप इरिटेट हो जाते हो। फिर आप हमारे बच्चों के सामने हमें 10 बार एक ही सवाल पूछते हो, ये ऐसा क्यों है, इसको क्या हुआ है, ये सीधा नहीं बैठता है क्या, इसका ड्रूलिंग क्यों होता है? अरे ये समझ में आ गया है ना कि वो स्पेशल चाइल्ड है, तो एक्सेप्ट इट ना। हम कोई आपके घर पे आके रह तो नहीं रहे, हम अपने ही घर पर है ना। जहाँ जिस गार्डन में आप जाते हो उस गार्डन में जाने का हमारा भी उतना ही राइट है। अगर मैं आपके बच्चों को पूछूं कि अरे इसने येलो क्यों पैंट पहनी है, इसने कोंटे में जाके सुसु क्यों की है, वो तो नॉर्मल है ना, सीधा सीधा बाथरूम में जाके कर सकता है, तो आपको कैसे लगेगा? फिर आपको तो ये समझना चाहिए। और बीइंग अ नॉर्मल, हम मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्पेशल पेरेंट्स को मोटिवेशन की ज़रूरत है। अरे काहे की ज़रूरत है? हम अगर अपना दिन का 20 ऑलमोस्ट पूरा दिन हम अपने बच्चों के लिए देते हैं, हम रात भी ढंग से नहीं सो पाते, तो हमें क्या ज़रूरत है मोटिवेशन की? मोटिवेशन की ज़रूरत नॉर्मल लोगों को है। आप नहीं समझ पाते हो कि स्पेशल पेरेंट्स भी एक नॉर्मल है, तो आप लोगों को फ़र्क समझना चाहिए ना, आप लोगों को मोटिवेशन होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि आप लोगों के वर्कशॉप लेनी चाहिए जहाँ आपको ये समझाया जाए कि स्पेशल पेरेंट्स भी एक नॉर्मल होता है, स्पेशल बच्चा भी इंसान है ना, उसे भी जीने का, समाज में रहने चलने का उतना ही हक है जितना आपको है। तो मोटिवेशन की ज़रूरत तो उनको है। हमारे पेरेंट्स मतलब बीइंग अ मदर और फादर, हम लोग ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड होते हैं, जिगर वाले होते हैं। जितना स्ट्रेंथ हम में होता है उतना तो आप लोगों में कभी नहीं हो सकता है। I mean, maybe I'm using some harsh word, but this is fact. और as a sufferer, I very well aware about this. मैंने ये चीज़ सोसाइटी में तो देखी है, सोसाइटी तो मेरी बाद में आई, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने घर पे ही फेस की है। इवन इन माई मदर साइड और ससुराल में तो की ही की है।
अब तो हमने काफी सालों से ससुराल जाना ही छोड़ दिया है। मेरी मम्मा का मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर ऐसे कोई आया है घर पे और मेरा बेटा है, तो वो बहुत प्यार से ये चीज़ बोलेगी, वो ना आज ही उसका ड्रूलिंग बहुत हो रहा है, नहीं तो बाकी टाइम नहीं होता है। मतलब उसको वो हेजिटेशन, वो एम्बैरेसमेंट फील होता है। अरे काहे का, रोज जितना होता है उतना आज होता है। वो कौन होते हैं जो सामने बैठे हैं, वो कौन है मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? मेरे बेटे का अगर आज जितना गिर रहा है कल भी उतना गिरेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चीज़ें मैंने मेरे घर से ही शुरू हुई है। उनको एम्बैरेसमेंट फील होता है कि बाकी सब नॉर्मल है, मेरी बड़ी सिस्टर के 2 बच्चे हैं वो नॉर्मल है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो उसको एम्बैरेसमेंट फील होता है। प्यार से बोलेगी लेकिन वो बोलती यही है। अल्टीमेटली इज वन ऑन द सेम थिंग। आप प्यार से बोलो, आप घुमा के बोलो या सीधा सीधा बोलो, बात तो वही हुई ना। तो क्यों हम किसी को एक्सक्यूजेस दें? मैं क्यों यहाँ बैठकर किसी को एक्सप्लेनेशन दूं कि नहीं मेरा बेटा ऐसा है, आज उसका बहुत हो रहा है? क्यों? जो जैसा है उसको आप एक्सेप्ट करिए। और मुझे तो लगता है कि जिंदगी ऐसी ही चलती है, जो है जहाँ है जैसा है आप उसको एक्सेप्ट कर लो। आप एक्सेप्ट करोगे तो आप बहुत अच्छे से हंसी खुशी ज़िंदगी जी सकोगे। और बीइंग अ स्पेशल पेरेंट्स बहुत ही सैड बोलिए या बहुत ही वरीड बोलिए, जो भी, मतलब ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है सोचना और उसका सॉल्यूशन निकालना कि पेरेंट्स के बाद बच्चों का क्या। नॉर्मल ज़िंदगी तो ठीक है कि आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपना काम धंधे पे लग जाएंगे, सब करेंगे, लेकिन ऐसा हमारे बच्चों के साथ नहीं है। लेकिन अगर यही सोचेंगे तो जो आज का जितना टाइम है हम वो तो बर्बाद कर ही देंगे ना। तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो जैसा है जहाँ है, एक्सेप्टेड। और शायद इसीलिए ज़िंदगी अच्छी है। और फिर जो होना है सो तो होना ही है। मतलब जो मेरे इसमें लिखा है मैं उसको चाहकर भी रोक नहीं पाऊंगी ना, तो फिर वाई टू वरी अबाउट दिस। मैम, ये ज़िंदगी फाउंडेशन से कितने लोग जुड़े हैं आपसे? मेरे साथ तो डॉक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर उदय बोधनकर, डॉक्टर शुभांगी भावे, मंडलिक सर हैं और डॉक्टर नितिन किम्मतकर। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे इसमें हैं। इसके अलावा वी हैव यहाँ पर 50 वॉलेंटियर्स हैं। मतलब अगर मैं ओवरऑल अपने वॉलेंटियर्स और बाकी स्टेट्स का भी काउंट करूँ तो वी आर ऑलमोस्ट 500 अराउंड। तो हम सब लोग सारे स्टेट पे बस एक ही काम करते हैं और आई एम हैप्पी। मतलब जब मैंने लखनऊ का शुरू किया था तो मैंने नहीं शुरू किया था, मतलब उन्होंने एक शिवम सिन्हा करके है वहाँ का, उसने ही इज़ अ आर्ट कॉलेज स्टूडेंट। दैट टाइम जब शुरू किया था वो BFA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो सारी फेसबुक पे एक्टिविटीज़ देखकर उसने मुझे अप्रोच किया था। तो आई एम हैप्पी कि मतलब और भी जगह के जो लोग हैं, बच्चे या न्यू जनरेशन जो है, वो इस टॉपिक पे काम करने के लिए रेडी हैं। और बाहर मतलब दिल्ली की भी जो है वो भी साइकेट्रिस्ट है जो इस पे काम करती है। अभी जस्ट बैंगलोर का हमने अभी शुरू किया, मतलब लास्ट मंथ जस्ट शुरू किया है। सो ही इज़ अ जो वहाँ के फाउंडर हैं बैंगलोर इसके, वो ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो मैम, ये स्नेहा धागा की फ्रेंचाइजी कहाँ है? मैम अभी मतलब पहली फ्रेंचाइजी हम दे रहे हैं। प्रकाश रानी सर हैं, ही इज़ फ्रॉम मुंबई, ही इज़ एक्टर एंड लिरिक्स राइटर। तो उनको हम अभी वो फ्रेंचाइजी अलॉट कर रहे हैं। इस नवरात्रि के फर्स्ट डे उसका इनॉग्रेशन है। बट आई फील कि अगर अदर वंस आर रेडी, सो मोस्ट वेलकम। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। और आपने स्पेशल एबल चाइल्ड की मदर्स को इंस्पायर किया, साथ ही साथ महिलाओं को भी इंस्पायर किया। बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक आप देखते रहिए UCN न्यूज़ विशेष।